सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम अपवाह तंत्र के उस हिस्से में थे जहां हम हिमालयी नदी तंत्र को 3 पार्ट्स में बांटकर देख रहे थे, और इस कड़ी में मैंने आपको बताया कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है यह हिमालय के 3 प्रमुख तंत्रों में गिने जाते हैं। इस कड़ी में आपने कल सिंधु के मैदान को पढ़ लिया था, सिंधु नदी को देख लिया था, और आज का टॉपिक गंगा से आरंभ होने वाला था। कल के क्लास में हमने लगभग 8-10 अन्य बातों के माध्यम से भी विशेष पॉइंट्स को देखा। तो आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी अभ्यर्थी अपने मैप के साथ बैठेंगे और टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र, जहां से आज चर्चा की शुरुआत होगी। शुरुआत करते हैं। गंगा नदी तंत्र, यह आज का टॉपिक है। एक बार मैप को इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास थोड़ी सहजता से आगे बढ़ सकेगी। आप सभी के समक्ष भारत के नदी तंत्रों का मैप है। इस मैप को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। पिछले क्लास में जब हमने कक्षा की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु का जो हिस्सा है वह ऊपर से निकलकर ऐसे नीचे चली आती है, जबकि यदि हम गंगा के मैदान का विधिवत अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उत्तराखंड में देखिए, इस जगह से गंगा निकल रही है, गंगोत्री से। और ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यह गंगा का लाइन है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये गंगा का क्षेत्र है। और इसके ठीक ऊपर यमुनेत्री से यमुना निकलती है और प्रयागराज में यहां पर मिल जाती है गंगा में। इस लोकेशन को यदि ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जाहिर सी बात है कि 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था, नेशनल रिवर की संज्ञा दी गई थी। उस दृष्टिकोण से भी गंगा परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि गंगा की महत्ता सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी है। भारत में गंगा को माता और पूजनीय कहा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर गंगा इन तीनों नदियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। शुरुआत करते हैं हम। मैप आपके समक्ष में है। फर्स्ट पॉइंट यहां ऐड कीजिए, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी तंत्रों में से एक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये करंट आंकड़ा है। कहीं यदि 2510 हो तो वो भी सही मानना है। जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के
उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले के उत्तराकाशी जिले के गोमुख के निकट गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यह पॉइंट है इसका। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि हम भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक कथा है कि भागीरथ ने तपस्या के माध्यम से गंगा को पृथ्वी पर लाया। तो जहां से गंगा निकलती है उत्तराखंड में गंगोत्री के पास से, वहां इसका नाम गंगा नहीं है, वहां इसका नाम है भागीरथी। तो एक लाइन ऐड कर दीजिए, यहां पर गंगा का नाम भागीरथी है। यहां पर गंगा का नाम भागीरथी है। भागीरथी है। ठीक है। अब आगे चलकर क्या होता है, तो एक जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा के साथ, और जब अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलती है तो गंगा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इस तथ्य को। लिखिए, गंगा नदी मध्य हिमालय और लघु हिमालय को काटकर गंगा नदी मध्य हिमालय और लघु हिमालय को काटकर गॉर्ज बनाती है, महाखड्ड गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज बनाती है। एवं देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। अलकनंदा के साथ मिल जाती है, जहां इसे गंगा के नाम से जानते हैं। जहां इसे गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रश्न उठता है कि कहां कहां से गुजरती है। तो यदि नक्शे को आप देखेंगे, इस नक्शे में राज्य का नाम तो नहीं दिया रहेगा क्योंकि ड्रेनेज का मैप है, लेकिन यदि पोजीशन आपको याद हो या अपने मैप में आप इसको देख सकें, उत्तराखंड से होते हुए यूपी चली आती है, फिर बिहार चली जाती है, फिर आप देखेंगे झारखंड होते हुए निकल जाती है बंगाल। 5 राज्य इसके टच में आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा 5 राज्यों से गुजरती है। पहला उत्तराखंड, फर्स्ट उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नोट में लिख दीजिए अगला पॉइंट। कोई बता सकते हैं कि गंगा पहाड़ से जब उतरती है तो मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है? इन 5 में से किस राज्य में प्रवेश करती है? कौन बताएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पकड़ा जाएगा। कोई भी? सबसे पहले जो मैदान में उतरती है उसका नाम है हरिद्वार, जहां गंगा स्नान भी करने के लिए लोग जाते हैं। उसके पहले पहाड़ों से उतरती है गंगा। इसको लिख दीजिए नोट में, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा
उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जिसके बाद क्रमशः अब देखिए कैसे बह रही है, क्रमशः दक्षिण नीचे की तरफ आ रही है। जिसके बाद क्रमशः दक्षिण कौमा, और फिर देखिए कैसे जा रही है, एकदम ऐसे दक्षिण पूर्व, दक्षिण कौमा दक्षिण पूर्व। जिसके बाद क्रमशः दक्षिण कौमा दक्षिण पूर्व एवं पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहती है। आगे चलकर भागीरथी और हुगली दो नदियों में बढ़ जाती है। आगे चलकर गंगा हुगली और भागीरथी दो नदियों में बढ़ जाती है। दो नदियों में बढ़ जाती है। ठीक है। अब यह भी जानना जरूरी है कि किस राज्य में इसकी लंबाई कितनी है। 2525 तो पूरा लंबाई है, यानी गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। तो राज्यवार भी आप लिख लीजिए। नीचे लिखिए गंगा की लंबाई, शॉर्ट हेडिंग, गंगा की लंबाई, गंगा की लंबाई। पहला बिंदु, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक 1450 किलोमीटर। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। उसके नीचे लिखिए बिहार 445 किलोमीटर, अंडरलाइन कर लेंगे। बिहार 445 किलोमीटर। अब ध्यान देंगे एक चीज, गंगा से सहायक नदियां झारखंड जाती है, तो झारखंड को यहां हम गिनेंगे नहीं, लेकिन इतना याद रखना है कि गंगा का पानी झारखंड भी जाता है सहायक नदियों के माध्यम से। तो अगला लिखिए उसके बाद सीधा बंगाल 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर बिहार वाले को याद रखना है। बिहार में गंगा कहां से प्रवेश करती है, कौन बताएंगे? बिहार में गंगा प्रवेश करती है बक्सर से, चौसा नाम की जगह से। तो लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, बिहार में गंगा बक्सर जिला ब्रैकेट में चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा बक्सर ब्रैकेट में चौसा में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, प्रवेश करती है। अब आगे चलेंगे, गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोई भी? कानपुर है। और गंगा के किनारे बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है। ठीक है, अटल सेतु अभी बना है गंगा पर, देखेंगे। लिख दीजिए अगला पॉइंट, लिखिए स्मरणीय है कि गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है, उत्तर प्रदेश। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है, कानपुर है, यूपी। जबकि बिहार में पटना है। बिहार में पटना है। ठीक है, बिहार में पटना है। अब जब बीजेपी की सरकार देश में आई
उसके बाद बीजेपी की सरकार ने गंगा के लिए बहुत काम किया। 2014 में एक परियोजना लाई जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। इसको ध्यान रखना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। ये 2014 की परियोजना है। और एक है अर्थ गंगा परियोजना, जिसका संबंध गंगा के अर्थव्यवस्था से है। अर्थ गंगा का संबंध। और ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए, लिखिए। महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना 2014 में 2014 में गंगा के शुद्धिकरण हेतु शुरू किया। गंगा के शुद्धिकरण हेतु शुरू किया। गंगा के शुद्धिकरण हेतु शुरू किया। 2014 को ध्यान रखना है। पैराग्राफ बदल कर लिखिए। इसी कड़ी में इसी कड़ी में 2020 में इसी कड़ी में 2020 में अर्थ गंगा अर्थ गंगा परियोजना की शुरुआत हुई। अर्थ गंगा परियोजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य अर्थ गंगा परियोजना की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य गंगा को अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। जिसका उद्देश्य गंगा को अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। एक बात तो क्लियर हो गया कि जहां से गंगा उद्गमित होती है, निकलती है गंगोत्री से, वहां इसका नाम भागीरथी है। लेकिन आगे चलकर कहां मिलती है, किसके साथ मिलती है, अभी लिखवाए हैं जहां। वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है और गंगा कहलाती है। आगे चलकर फिर दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। इस कड़ी में बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है और प्रवेश करती है बक्सर से। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जबकि बिहार की बात करें केवल तो पटना है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए अगला पॉइंट। लिखिए, को 2008 में गंगा को 2008 में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। घोषित किया गया। घोषित किया गया। एक बार हम बिहार के रिस्पेक्ट में गंगा के मैप को देखेंगे। कोई ऐसा मैप मिल जाए जिससे थोड़ा स्पष्ट हो जाए।
देखिए, एक मैप जो मुझे दिख पा रहा है, ये शायद काफी ठीक ठाक मैप है। मेजर रिवर्स इन बिहार। इस नक्शे को सभी ध्यान से देखेंगे। ये आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है? जूम करके देख लीजिए। और ये बड़ा हो जाए, ऐसे दिख रहा होगा। ये बहुत सही मैप है इसका। इस मैप को यदि हम ध्यान से देखेंगे, गंगा को आसानी से हम समझ पाएंगे। जब आप देखेंगे, ये बीच से गंगा निकलती है बिहार में, ध्यान रखिएगा। और बिहार की जो भूमि है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे है। यानी दोनों ओर से भी नीचे की तरफ ढलान है और ये आगे की तरफ है, कुछ इस तरह से है। यानी ये पार्ट भी ऊंचा है, ये पार्ट भी ऊंचा है, बीच में है धंसा हुआ। उधर का हिस्सा नीचा है, इधर का हिस्सा ऊपर है। यानी अपने दोनों हाथों को यदि हम कुछ ऐसे कर लें और हल्का झुका दें, तो जो स्थिति बनेगी वो गंगा की स्थिति है बिहार में। इधर का भी पानी उधर जा रहा है, इधर का भी पानी इधर आ रहा है, और सारा पानी मिलकर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। इस तरह का ये मैप है। इस मैप को यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो पाते हैं कि गंगा जहां से बिहार में प्रवेश करती है, ये पॉइंट है बक्सर। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट है बक्सर। और ऐसे निकलते हुए पटना से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं, उसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सभी उत्तर से गंगा में आके मिलती है, यानी ऊपर से नीचे आती है। इसी को ध्यान रखना पड़ता है। यह मैप भी मैं आप सभी तक शेयर कर देता हूं। और दक्षिण से जो नदियां मिलती है, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ये नदियां दक्षिण की ओर से गंगा में मिलती है। और ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस ही नहीं बल्कि समग्र परीक्षाओं में पूछा जाता है एक साथ। तो ज्यादा बेहतर तरीका है कि मैप कहीं आप पेस्ट करके रखें अपनी फेयर कॉपी में, तो बहुत अच्छा तरीका होगा। ये मैप मैं आप सभी तक शेयर भी कर देता हूं। और एक दूसरा तरीका है कि मौखिक रूप से याद भी रखें उसको। लिख दीजिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि बाएं तट अथवा उत्तर दिशा, बाएं तट अथवा उत्तर दिशा से, बाएं तट अथवा उत्तर दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं, मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा। पूरा लिखवा देते हैं, बिहार के बाहर का भी। रामगंगा, गोमती। गोमती कहां पर है? कौन सा शहर बसा है गोमती के किनारे? कौन बताएंगे? अरे, लखनऊ बसा हुआ है गोमती के किनारे। पहला मैंने लिखवाया है रामगंगा, कौमा गोमती, कौमा घाघरा। ये रहा घाघरा। गंडक, गंडक, राप्ती, राप्ती, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कमला, कोसी, कोसी, बागमती और महानंदा, बागमती और महानंदा। ठीक है। अब राइट तरफ आइए, दक्षिण की ओर आइए। देखिए, अगले पॉइंट में दाहिने और अथवा दक्षिण की ओर से, दाहिने और अथवा दक्षिण की ओर से, दक्षिण की ओर से गंगा में, दक्षिण की ओर से गंगा में
मिलने वाली नदियां हैं। दाहिने और अथवा दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं यमुना, यमुना, कर्मनाशा, कर्मनाशा, सोन, सोन, पुनपुन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु, क्यूल और अजय। फल्गु, क्यूल और अजय, इनको ध्यान में रखेंगे। इस मैप के आधार पर भी आप इसको याद रख सकते हैं और ऐसे मैप को कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गंगा की अन्य सहायक नदियां। गंगा की अन्य सहायक नदियां, तीर का चिन्ह दामोदर, इसका नाम छूट गया था तो इसको भी ऐड कर दीजिए। दामोदर, कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए ऊपर। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को भारत का शोक कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। आगे चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को लिख लेंगे। इसके बाद लिखिए नोट। पहले कोई बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। गंगेय डॉल्फिन अथवा डॉल्फिन। जो डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है उसको गंगेय डॉल्फिन भी कहते हैं। वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो नोट नंबर 1 में लिख दीजिए, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही लिखिए, नोट नंबर 2 में लिखिए, अलकनंदा की चर्चा महाभारत में है। अलकनंदा की चर्चा महाभारत में है। महाभारत में है। महाभारत में है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। नोट में, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जिसे खुला शिविर भी कहा जाता है। जिसे खुला शिविर भी कहा जाता है। खुला शिविर भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, दिल्ली से लेकर आगरा तक जो यमुना की खराब दशा है,
उसके कारण इसको मृत नदी भी कहा जाता है उस एरिया में। क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, एनसीटी के एरिया में इतना पॉल्यूशन है, तो सारा कारखानों का जो कचरा है वो यमुना में जाता है, और पानी बिल्कुल ही क्या हो जाता है, काला हो जाता है। जो पानी हिमालय से एकदम शुद्ध पानी की तरह बहकर आता है, वो दिल्ली आते आते बर्बाद हो जाता है। यदि दिल्ली में यमुना के पानी को कोई उठाकर पी ले, तो हो सकता है कि उसकी 2 दिन में मृत्यु हो जाए, इतना जहरीला पानी है। फिर आगरा के बाद यमुना साफ होना शुरू होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक लाइन लिख ही दीजिए। देखिए, यमुना को दिल्ली से आगरा के बीच, यमुना को दिल्ली से आगरा के बीच मृत नदी, डेड रिवर की संज्ञा दी गई है। यमुना को दिल्ली से आगरा के बीच मृत नदी की संज्ञा दी गई है। मृत नदी की संज्ञा दी गई है। अगला नोट लिखिए। प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं। यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे टोंस एवं हिंडन। हिंडन दिल्ली के पास है, उत्तर प्रदेश में है, बॉर्डर इलाके में है, गाजियाबाद। टोंस एवं हिंडन लिख सकते हैं, उत्तर दिशा से आकर मिलती है। उत्तर दिशा से आकर मिलती है। टोंस एवं हिंडन उत्तर दिशा से आकर मिलती है। किसमें? यमुना में। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण वाला भी लिखना पड़ेगा। देखिए, चंबल, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा और रिहंद। चंबल, बेतवा और रिहंद दक्षिण दिशा से आकर यमुना में मिलती है। दक्षिण दिशा से आकर यमुना में मिलती है। दक्षिण दिशा से आकर यमुना में मिलती है। देखिए, चंबल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को रेवाइन नदी कहा जाता है। रेवाइन यानी हिंदी में कह सकते हैं खड्ड नदी। खड्ड नदी जो गड्ढा बनाती हो। तो नोट में लिख दीजिए, चंबल को रेवाइन रिवर यानी रेवाइन नदी या या सुपर इम्पोस्ट रिवर, इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। या सुपर इम्पोज्ड रिवर यानी हिंदी में कह सकते हैं अध्यारोपित नदी कही जाती है। किसको? चंबल को। अध्यारोपित नदी कही जाती है, जो जो विंध्य के क्षेत्र से निकलती है।
एवं घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। विंध्य के क्षेत्र से निकलती है एवं घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। विंध्य के क्षेत्र से निकलती है एवं घड़ियाल का प्राकृतिक आवास है। याद रखेंगे। ठीक है। अब यहां दो नए शब्द आ गए। एक तो आ गया रेवाइन रिवर और दूसरा आ गया सुपर इम्पोज्ड रिवर। रेवाइन का मतलब तो क्लियर है कि गड्ढा बनाती है, लेकिन सुपर इम्पोज्ड का अर्थ क्या होता है? अध्यारोपित का मतलब क्या होता है नदियों के संदर्भ में? कौन बता सकते हैं? कोई भी जो सुपर इम्पोज्ड का अर्थ समझते हो। सुपर इम्पोज्ड का अर्थ होता है, देखिए जैसे नदी निकलती है तो नदी जिधर से निकल रही है वो अधिक ऊंचा स्थान है और जिधर को जा रही है वह ढलान है। तो नदियों की एक प्रकृति होती है। प्रकृति यह होती है कि जिस ऊंचाई से निकल रही है उस स्थान की मिट्टी को काट लेती है और गड्ढा बनाती है और उसको भागाते हुए ले जाती है आगे अपने साथ और कहीं जाकर आगे जाकर जमा कर देती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अध्यारोपण, सुपर इम्पोजिंग। नोट में लिख दीजिए, पूछा जा सकता है। देखिए नदी जिधर से बहकर आ रही है, नदी जिधर से बहकर आ रही है, जिधर से बहकर आ रही है उस स्थान की ऊंचाई अधिक होती है। नदी जिधर से बहकर आ रही है उस स्थान की ऊंचाई अधिक होती है, अधिक होती है। जिसे काटकर, जिसे काटकर नदियां अपने लिए ढलान बनाती हैं। जिसे काटकर अपने लिए ढलान बनाती है। इस प्रक्रिया को सुपर इम्पोज कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सुपर इम्पोज कहा जाता है। चंबल को बिल्कुल याद रखना है, डिवाइन रिवर पूछा गया क्वेश्चन है। चंबल की भी दो सहायक नदी है, एक है बनास और दूसरा है शिप्रा, जिसमें शिप्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए, चंबल की दो सहायक नदी है, बनास नदी और शिप्रा नदी। शिप्रा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन बसा हुआ है। आप स्लाइस देकर अवंतिका भी लिख सकते हैं, प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैन या अवंतिका। ठीक है। चंबल की दो सहायक नदी है मुख्य रूप से, बनास और शिप्रा। शिप्रा के किनारे ही उज्जैन बसा हुआ है। अब चंबल के बारे में एक और बात सभी को याद रखना चाहिए। प्रसिद्ध शहर जो आईआईटी का शहर कहलाता है, कोटा, राजस्थान, वह चंबल के किनारे ही है। और चंबल नदी पर तीन विश्व प्रसिद्ध बांध हैं। कौन बताएंगे उसका नाम, तीनों का नाम? जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध। लिख दीजिए अगले पॉइंट में। चंबल नदी पर अति प्रसिद्ध कोटा शहर, चंबल नदी पर अति प्रसिद्ध कोटा शहर ब्रैकेट में राजस्थान, चंबल नदी पर अति प्रसिद्ध कोटा शहर राजस्थान एवं तीन बांध अवस्थित हैं, तीन बांध अवस्थित हैं।
तीन बांध अवस्थित हैं। गांधी सागर, गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर और तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध। तीनों चंबल नदी पर है। चंबल नदी, ध्यान रखेंगे। तीन बांध हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। एक आध बातें गंगा में और लिख सकते हैं। बंगाल के बाद गंगा का डिवीजन हो जाता है फरक्का बैरेज के पास। इसको लिख दीजिए लास्ट पॉइंट में। देखिए, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फरक्का नामक स्थान पर, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का नामक स्थान पर गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है। गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला का नाम है भागीरथी हुगली और दूसरा का नाम है पद्मा। भागीरथी हुगली और पद्मा। ठीक है, भागीरथी हुगली और दूसरा पद्मा। अंत में गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अंत में गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब ध्यान रखेंगे एक चीज, गंगा की जितनी सहायक नदियों को हमने देखा है, इसमें कोई भी बरसाती नहीं है, सब सदा निरा है, सालों भर बहने वाली नदियां हैं। आपने कोसी अथवा कमला अथवा महानंदा अथवा फल्गु किसी को भी सूखते हुए नहीं सुना होगा कि परमानेंटली सूख गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जल रहेगा ही रहेगा। नोट में लिख दीजिए लास्ट में, गंगा की सभी सहायक नदियां सदा नीरा हैं। गंगा की सभी सहायक नदियां सदा नीरा हैं। सदा नीरा है। यह था गंगा का परिचय। अब हम आगे चलेंगे। अब हम शॉर्ट में जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसे संक्षेप में लिख देंगे, सब में एक दो बातें लिख देंगे। हेडिंग में लिखिए गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां। वैसे लगभग नदियों का नाम आप जान ही चुके हैं। किसी नदी में यदि विशेष बात होगी तो उसको लिख देंगे। सबसे नंबर एक पर लिखिए, फर्स्ट यमुना। यमुना हेडिंग में। पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे लंबी सहायक नदी है, लिख दीजिए। सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है।
नीचे लिखिए उद्गम। उद्गम, यमुनोत्री, यमुनोत्री, ब्रैकेट में बंदर पूंछ श्रेणी, बंदर पूंछ श्रेणी 6316 मीटर हाइट, 6316 मीटर हाइट। ठीक है। कहां मिलती है गंगा में यमुना? अभी लिखवाए हैं, प्रयागराज में। इसको भी लिख दीजिए वहां पर, प्रयागराज में गंगा में मिलती है। प्रयागराज में गंगा में मिलती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट यमुना में देखिए, दाहिने सिरे की नदी, दाहिने सिरे की सहायक नदी, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन को एक न। चंबल, सिंधु, बेतवा और केन, केन। ठीक है। वैसे लिखवा भी चुके हैं अभी, लेकिन यमुना में दोबारा लिख दीजिए। बाएं सिरे की सहायक नदी, हिंडन, टोंस और गिरी, हिंडन, टोंस और गिरी। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। अब उसके बाद लिखिए हेडिंग में रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा। पहला पॉइंट लिखिए उद्गम, तीर का चिन्ह, कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड। एक बात याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट और हेली नेशनल पार्क दोनों उत्तराखंड में है, और राजाजी भी क्या है, उत्तराखंड में है। कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए, सबसे ऊपर लिखिए भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में है, नैनीताल। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, नैनीताल, उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। हेली, हयेकार लदघीकार, हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क था। ठीक है। रामगंगा में एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, रामगंगा कन्नौज में गंगा से मिलती है। रामगंगा कन्नौज में गंगा से मिलती है। कन्नौज में गंगा से मिलती है, मिलती है। दूसरा लिखिए गोमती, तीसरा होगा गोमती, गोमती। देखिए गोमल ताल, गोमल ताल, गोमल ताल है कहां? मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश में कहीं पड़ जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में ही है, बिल्कुल है। लिखिए इसमें उत्तर प्रदेश के गोमल ताल से निकलती है, या कहीं पर यूपी डाल दीजिए, याद रखना उत्तराखंड नहीं होगा इसमें। गोमल ताल उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है।
गोमती के किनारे लखनऊ शहर है। अगला पॉइंट पूछे भी थे अभी। गोमती के किनारे लखनऊ शहर है। लखनऊ शहर है। कोई बता सकता है कि गोमती का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? क्या खास बात है जो और किसी सहायक नदी में गंगा के पास नहीं है? कोई भी? वह खास बात यह है, गंगा की और जितनी भी सहायक नदियां हैं सब पहाड़ों से निकलती है, लेकिन ये उत्तराखंड से तो निकलती नहीं है, यूपी से निकलती है, तो यह मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। इसको ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, यह गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है। अगले नदी का नाम लिखिए घाघरा। घाघरा। इसमें लिखिए उद्गम स्थल। उद्गम स्थल मापचा चुंगी, ब्रैकेट में गंगोत्री के पास। उद्गम स्थल मापचा चुंगी, ब्रैकेट में गंगोत्री के पास, तिब्बत। तिब्बत। पहाड़ी क्षेत्र में इसे कर्णाली के नाम से पुकारा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में इसे कर्णाली के नाम से पुकारा जाता है। कर्णाली के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इसे पश्चिम में कर्णाली और पूरब की ओर शिखा के नाम से जानते हैं। पश्चिम में कर्णाली और पूरब की ओर शिखा के नाम से जानते हैं, जो बाद में एक हो जाती है। जो बाद में एक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट। अगला बिंदु। लिखिए अवध से प्रवाहित होते हुए छपरा के निकट, बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिलती है। अवध से प्रवाहित होते हुए बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है। ठीक है, मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट। सहायक नदी। सहायक नदी तिला, सेती और बेड़ी। तिला, सेती और बेड़ी। तिला, सेती और बेड़ी सहायक नदियों में। घाघरा नदी नेपाल में शीश पानी गॉर्ज बनाती है। घाघरा नदी नेपाल में शीश पानी गॉर्ज बनाती है। शीश पानी गॉर्ज बनाती है। इसकी सहायक नदी सरयू है, जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। अयोध्या नगर बसा हुआ है।
घाघरा की सहायक नदी सरयू है, जिसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। ठीक है। एक आध और नदियों के नाम हमें लिखने चाहिए गंगा में। अगली नदी का नाम लिखिए गंडक। गंडक। दो बातें लिख लीजिए इसमें। पहला लिख दीजिए, नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है। दूसरा पॉइंट, बिहार में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। बिहार में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप ही लोग देंगे। एक बहुत प्रसिद्ध नहर है बिहार में जो गंडक पर है, क्या नाम है उसका? पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा नहर है? तो जो नहर गंडक पर बना है उसका नाम है त्रिवेणी नहर, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए, अति प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर बिहार में गंडक नदी पर है। अति प्रसिद्ध त्रिवेणी नहर बिहार में गंडक नदी पर है। गंडक नदी पर है। ठीक है। इसके बाद लिखिए हेडिंग में कोसी नदी, ब्रैकेट में बिहार का शोक। कोसी नदी, बिहार का शोक, ब्रैकेट में। अब इसमें सबसे खास दो बात है। यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है और नेपाल में सप्तकोसी के नाम से इसको जानते हैं। दोनों बातें लिख दीजिए। यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है जिसे नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। जिसे नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। जानते हैं। सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। यह नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। यह नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। इसकी सहायक नदी इसकी सहायक नदी अरुणा, सुनकोसी एवं तमूर कोसी है। इसकी सहायक नदी यमुना, सुनकोसी एवं तमूर कोसी है। मार्ग बदलने के लिए और बिहार में बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है।
मार्ग बदलने के लिए और बिहार में बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। इसके बाद लिखिए गंगा की सहायक नदियों में महानंदा। महानंदा। देखिए पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के महल्दीराम पहाड़ी। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के दार्जिलिंग के महल्दीराम पहाड़ी से निकलती है। निकलती है। लास्ट पॉइंट इसमें, दार्जिलिंग से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर ब्रैकेट में बंगाल का शोक। दामोदर ब्रैकेट में बंगाल का शोक। बंगाल का शोक। देखिए उद्गम तीर का चिन्ह। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। डायमंड हार्बर के पास हुगली में मिल जाती है। डायमंड हार्बर के पास हुगली में मिल जाती है। डायमंड हार्बर के पास हुगली में मिल जाती है। सहायक नदी, अगला पॉइंट में, सहायक नदी। बराकर, जमुनिया और कोनार। बराकर, जमुनिया और कोनार। बराकर, जमुनिया और कोनार। एक दो बातें और उल्लेखनीय है यहां पर। एक मैथन बांध है। देखिए मैथन बांध दामोदर नदी पर है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। मैथन डैम कहां पर है? मैथन डैम दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर है। लास्ट पॉइंट, रिफ्ट वैली हंस घाटी से बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है। हंस घाटी से और एक बहने वाली नदी का नाम बताइए, लिखवाए हैं। नर्मदा, वेरी गुड। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अगला लिखिए सोन। सोन, यह भी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। सोन, इसमें लिख दीजिए अमरकंटक की पहाड़ी
या कभी कभी एग्जाम में रहेगा मैकाल की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी या मैकाल की पहाड़ी एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है। अब इस नदी की खास बात क्या है? इस नदी की खास बात देखिए क्या हो सकती है। यदि हम सोन को देखें, इसमें तो सोन है नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, उल्टा बहती है। लिख दीजिए, यह एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखिए, सहायक नदी, सहायक नदी जोहिला एवं रिहंद। सहायक नदी जोहिला एवं रिहंद, एवं रिहंद। अगला हेडिंग बनाइए, लिखिए शारदा नदी। शारदा नदी, इसे 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 गौरी गंगा, गौरी गंगा चौकी एवं काली के नाम से जाना जाता है, एवं काली के नाम से जाना जाता है। मिलाम हिमनद कुमाऊं से निकलती है। मिलाम हिमनद कुमाऊं से निकलती है। सहायक नदियां धर्मा एवं लीसर। सहायक नदियां धर्मा एवं लीसर। लीसर, धर्मा एवं लीसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इसके बाद क्षिप्रा नदी लिखिए। क्षिप्रा नदी लिखिए, इंदौर के निकट, इंदौर के निकट इंदौर के निकट काकड़ी बर्री पहाड़ी। इंदौर के निकट काकड़ी बर्री पहाड़ी से निकलती है। इंदौर के निकट
काकड़ी बर्री पहाड़ी से निकलती है। निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, लंबाई 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर। चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा की सहायक नदी खान है। शिप्रा की सहायक नदी खान है। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए, बेतवा नदी। बेतवा नदी। उद्गम स्थल। बेतवा नदी उद्गम स्थल लिखिए, रायसेन का कुमार गांव। रायसेन का कुमार गांव। रायसेन का कुमार गांव, एमपी ब्रैकेट में, मध्य प्रदेश। सहायक नदियां, सिंध, धसान एवं बीना। सहायक नदियां, सिंध, धसान एवं बीना। बीना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। एक छोटा सा टॉपिक बच गया, बहुत छोटा सा है, ब्रह्मपुत्र का तंत्र, जिसको आज समाप्त कर लेंगे पूरा, ताकि अगली क्लास में हम प्रायद्वीप को, द्वीपीय नदियों को शुरू कर सकें। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यह हमारा हेडिंग होगा। इस नक्शे को यदि आप ध्यान से देखेंगे, इस मैप में पाएंगे कि ये लाइन ब्रह्मपुत्र का है, यानी आप देखिए तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही है, यहां से, इस पॉइंट से, और भारत के बाद नेपाल है, उसके ऊपर से निकल रही है इस तरह से। लेकिन लास्ट में अरुणाचल आते आते देखेंगे नीचे हो जाती है, उल्टा बहती है, यहां से डबल धारा है, फिर सिंगल धारा है, और इस तरह से आती है, और यहां से जाती है बंगाल की खाड़ी में। यानी इसकी दिशा बिल्कुल डिफरेंट है। नेपाल के ऊपर से होते हुए घूम के अरुणाचल आती है, फिर नीचे आ जाती है भारत में। तो भारत में इसका कम हिस्सा पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का। लेकिन यदि पूछा जाए कभी कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी यही हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। एक चेम युंगडुंग लिखवाए थे ग्लेशियर, वहीं से इसका उद्गमन होता है, और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। इंग्लिश में इसका स्पेलिंग है TSANGPO, तो सांगपो, लेकिन पढ़ते हैं इसको हिंदी में सांगपो, ध्यान रखना है। तिब्बत में इसका क्या नाम है? सांगपो नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। नामचा बरवा जो पूर्वी किनारे पर है अरुणाचल में, वहां एक गड्ढा भी बनाती है, बड़ा गड्ढा बनाती है, और
उल्लेखनीय है कि जो दिवांग है और लोहित है, ये सब इसी की सहायक नदियां हैं उस क्षेत्र में। यही 4-5 बातें हैं जो ब्रह्मपुत्र को महत्वपूर्ण बनाती है। और एक पॉइंट तो लिखवा ही दिया है कि भारत का शोक कहा जाता है। तो जहां आपने ब्रह्मपुत्र लिखा, वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए भारत का शोक। भारत का शोक। 4 से 5 बातें यहां लिख देना चाहिए। ब्रह्मपुत्र। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल विश्व के सबसे लंबी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत का मानसरोवर झील है। तिब्बत का मानसरोवर झील है, जहां चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। जहां चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। निकलती है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन में और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, चीन में और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसे यरलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। चीन में और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसे यरलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। यरलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। जानते हैं। ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। जमुना कहा जाता है। जमुना कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैप को यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे अरुणाचल में इस पॉइंट से प्रवेश करती है, एकदम कोने पर। और इस पॉइंट पर सादिया जिला है अरुणाचल में। सादिया लिख दीजिए। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के सदिया या सादिया, जो भी लिखें, अरुणाचल प्रदेश के सादिया जिले से प्रवेश करती है। सादिया जिले से प्रवेश करती है और इसे भारत का शोक कहा जाता है। भारत का शोक कहा जाता है। भारत का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नामचा बरवा के निकट, नामचा बरवा के निकट गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है। गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है।
निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं सुवर्णश्री, धन्यश्री, सुवर्णश्री, धन्यश्री, लोहित, मानस, कामेन, कामेन, तीस्ता, तीस्ता, जिया भरेली और पगला दिया। जिया भरेली और पगला दिया। पगला दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से सुबनसिरी, सुबनसिरी, पगला दिया, पगला दिया, लोहित, लोहित, मानस, मानस, धन्यश्री, धन्यश्री और संकोश नदी आती है। संकोश नदी आती है, शेष बाईं ओर से आती है। ठीक है। अब एक नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र पर है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन जवाब देंगे? माजुली है। इसको भी लिख दीजिए अगले पॉइंट में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है, जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है। नोट लिख लीजिए इसके बाद, लास्ट की तरफ ही है। नोट में लिखिए असम का डिब्रूगढ़ शहर, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ऐसे लिखेंगे। डिब्रूगढ़ एवं गुवाहाटी शहर वृष्टि छाया क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। असम का डिब्रूगढ़ एवं गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र के किनारे है, ब्रह्मपुत्र के किनारे है। हाँ, असम का डिब्रूगढ़ शहर और गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र के किनारे है। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी से लेकर और डिब्रूगढ़ तक, यानी ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये पूरा 1280 किलोमीटर की दूरी है, बहुत लंबा डिस्टेंस है। और ये नाव के द्वारा परिवहनीय है, यानी पानी का लेवल इतना ठीक ठाक है कि नाव से जा सकते हैं इसमें। नोट में लिख लीजिए इस पॉइंट को। बंगाल की खाड़ी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक
1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर, किलोमीटर नौ द्वारा परिवहनीय है, नौ द्वारा परिवहनीय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिए फिर से। ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी जूट, ब्रह्मपुत्र की घाटी जूट, चावल और बाढ़ के कारण याद रखी जाती है। जूट, चावल और बाढ़ के कारण याद रखी जाती है, याद रखी जाती है। शीर्षक देके छोड़ दीजिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हमने हिमालय को समाप्त कर दिया है, अब प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्रों को एक कक्षा में देख लेंगे और चैप्टर समाप्ति की तरफ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।